राइज एंड फॉल ऑफ चंद्रा कोच्चर। यस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक आयरन लेडी, एक लेडी जो यूथ आइकन थी, कभी जो मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरुआत करती है अपने कैरियर का और आईसीआईसीआई बैंक की एमडी तक के पद पर विराजमान हो जाती है। उसके बाद किस तरीके से उसने अपने पद का दुरुपयोग किया और पद्म विभूषण भी जीता उस पद पर रहते हुए, उसके बावजूद भी अपने पद के दुरुपयोग करने के कारण आज उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सीबीआई कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। यस, राइज एंड फॉल ऑफ चंद्रा कोच्चर। वो चंद्रा कोच्चर जो कभी यूथ आइकन हुआ करती थी, जिसका नाम कल्पना चावला, मिताली राज, मैरी कॉम, वुमेन पावर के साथ बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता था, जिसका नाम इन सब के साथ बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता था। कई बार मैंने खुद अपनी स्पीच में चंद्रा कोच्चर जी को एक यूथ आइकन के रूप में प्रेजेंट किया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, सीबीआई कस्टडी में हैं। दोस्तों, अपने पद का दुरुपयोग करके चंद्रा कोच्चर जी ने किस तरह अपने चाहने वालों को, अपने नियर एंड डियर, अपने फैमिली मेंबर्स को फायदा पहुंचाया और आज वो और उनके पति जेल में हैं। ये हैं दीपक कोच्चर एंड चंद्रा कोच्चर, इनके पति हैं। ये दीपक कोच्चर जी को किस तरीके से उन्होंने फायदा पहुंचाया, इनके दोस्त हैं, आगे बताएंगे पूरा फ्रॉड क्या है। वन बाय वन चलते हैं। पहले देखते हैं चंद्रा कोच्चर जी का कैरियर ग्राफ क्या है। 56 साल की हैं चंद्रा कोच्चर जी। 1984 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आईसीआईसीआई की एक कंपनी ज्वाइन करती हैं, आर्स्टवाइल आईसीआईसीआई लिमिटेड के नाम से है। एजीएम बनती हैं 1994 में, उसके बाद जीएम बन जाती हैं 1996 में और 2001 आते आते कोच्चर आईसीआईसीआई के बोर्ड में भी शामिल हो जाती हैं। इसके बाद चंद्रा कोच्चर जी को रिटेल बिजनेस और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाती हैं। 2006-07 में बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग की जिम्मेदारी उनके पास आती है। यहीं से उनको बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलती है और 7 से लेकर 9 तक वो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ पद पे भी विराजमान होती हैं। कोच्चर जी को 2011 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिलता है। फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद भी आज उन्हें जेल जाना पड़ा। देखते हैं ग्राफ, आइए देखते हैं, इस ग्राफिक के द्वारा समझते हैं। लेफ्ट साइड में है पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट के मालिक दीपक कोच्चर जी, जो चंद्रा कोच्चर जी के हस्बैंड हैं। राइट साइड में है वेणुगोपाल धूत, जो वीडियोकॉन कंपनी के मालिक हैं। वीडियोकॉन की बहुत सारी कंपनी हैं जिनके मालिक ये हैं, जिनके चक्कर में वीडियोकॉन फ्रॉड है क्या ये कभी डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन इस केस से कैसे जुड़ा हुआ है ये बताते हैं। दीपक कोच्चर जी और वेणुगोपाल जी ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। दीपक कोच्चर जी पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट चलाते हैं। वेणुगोपाल धूत जी हैं सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चलाते हैं। दोनों मिलके 50-50% की शेयरिंग में न्यू पावर के नाम से एक एनर्जी कंपनी लगाते हैं, जिस 2008 दिसंबर में ये कंपनी फॉर्म होती है और 2009 जनवरी में वेणुगोपाल इससे अपना रिज़ाइन कर देते हैं और सारे शेयर दीपक कोच्चर जी के नाम कर देते हैं। इसमें चंद्रा कोच्चर जी का रोल क्या आया वो आगे इस अगली ग्राफिक में मैं दिखाऊंगा। 3250 करोड़ का टोटल लोन वीडियोकॉन को दिया जाता है, जिसको चंद्रा कोच्चर जी कई पार्ट में लोन दिया गया है, जिसमें से कई लोन सैंक्शन कमेटी में चंद्रा कोच्चर जी भी मेंबर थी। ये ग्राफ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। इस ग्राफ के द्वारा आपको समझ में आएगा। दिसंबर 2008 में चंद्रा कोच्चर के हस्बैंड दीपक कोच्चर और वेणुगोपाल धूत मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं, जिसमें 50% शेयर जो होता है धूत का होता है, 50% दीपक कोच्चर का होता है। जनवरी 2009 में धूत इस कंपनी से रिजाइन कर देते हैं और 2.5 लाख रुपए में 25,000 शेयर जो हैं वो दीपक कोच्चर के नाम कर देते हैं। दीपक कोच्चर को देते थे, चंद्रा कोच्चर के हस्बैंड को।
मई 1 में चंद्रा कोचर 2009 में आईसीआईसीआई बैंक सीईओ पद पे विराजमान होती हैं। मार्च 2010 में सुप्रीम एनर्जी विच इज 99.9% ऑन बाय धूत, वो एक लोन सैंक्शन कराती हैं 300 करोड़ का, और उस 300 करोड़ का लोन की कमेटी में चंद्रा कोचर खुद हैं। उस लोन को सुप्रीम एनर्जी के लिए धूत ये लोन कराते हैं, वेणुगोपाल धूत जो हैं वीडियोकॉन के मालिक। और उसके बाद ये 64 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं न्यू पावर में। दिसंबर 8 में एक नई कंपनी का निर्माण होता है, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत मिलकर बनाते हैं न्यू पावर के नाम से। 50-50% उसमें दोनों का शेयरिंग होता है। जनवरी 9 में धूत जो हैं न्यू पावर से रिजाइन कर देते हैं, 2.5 लाख रुपए में 25,000 शेयर दीपक कोचर के नाम कर देते हैं। मई आते आते एमडी और सीईओ के पद पे चंद्रा कोचर जी का अपॉइंटमेंट हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। 2010 में एक 300 करोड़ का लोन पास किया जाता है, जिसमें से 64 करोड़ पैसिफिक कंपनी के शेयर जो महेश चंद पुगलिया के नाम से भेज दिया जाता है। बाद में महेश चंद पुगलिया अपने 99.9% शेयर जो है वो न्यू पावर में सिर्फ 9 लाख रुपए में दे देते हैं। 9 लाख रुपए में दीपक कोचर जी के नाम कर देते हैं, यानी कि पैसा घुमा के दीपक कोचर जी के कंपनी में आ गया। इसको कहते हैं सैफनिंग ऑफ फंड। इस तरीके से पैसा घुमा के किसी को देना होता है, कई कंपनियों में घुमा के वो पैसा दे देते हैं। 2016 में ये केस उजागर होता है। विसिल ब्लोअर हैं कोई, बाद में उनका नाम ओपन हो गया, अरविंद गुप्ता जी हैं, जिन्होंने इस फाइनेंशियल फ्रॉड को फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री तक उठाया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद वीडियोकॉन का जो और भी बहुत सारे लोन हुए, और 2017 आते आते उनके 3250 करोड़ के जो 6 पार्ट में लोन लिए गए थे, उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट चंद्रा कोचर घोषित कर देती हैं। ये बात प्रधानमंत्री तक भी उठाई जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर तक भी उठाई जाती है। विसिल ब्लोअर थे अरविंद गुप्ता। आगे मैं दिखाता हूं उनका फोटो। 2018 आते आते ये जो अरविंद गुप्ता जी का लेटर था वो सोशल मीडिया पे भी आ जाता है। सोशल मीडिया में आने के बाद ये बहुत तेजी से पब्लिक के बीच उठ जाता है। मार्च 2018 में उसका चंद्रा कोचर जी को उनके पद से हटना पड़ता है। आईसीआईसीआई बोर्ड उनको बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत तेजी से पब्लिक के बीच में आ गया था। इसके बाद अप्रैल में इसकी इंक्वायरी सीबीआई को दे दी जाती है, सीबीआई इंक्वायरी करती है, नोटिस जाता है बैंक को, चंद्रा कोचर जी को। तो फिर डेट वाइज इसमें ग्रोथ दे रखी है। 24 जनवरी 2019 को सीबीआई एफआईआर इसमें केस में रजिस्टर्ड करती है। उसके बाद एफआईआर के बाद होता क्या है कि चंद्रा कोचर जी जांच में सपोर्ट नहीं कर रही थी और टाइम नहीं दे रही थी, इसलिए अब इनको बाहर जाना पड़ा। अब इनको अब चंद्रा कोचर जी को सीबीआई कस्टडी में ले लिया गया है। चंद्रा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक में 2009 में मई 2009 में एमडी और सीईओ पद पे विराजमान हुई। एनआरएल शेयर्स धूत के पास जो थे वो कोचर को दे दिए गए। उसके बाद फर्स्ट लोन जो हुआ 300 करोड़ का, जो मैंने आपको बताया, उसमें से 64 करोड़ घुमा के दीपक कोचर जी की कंपनी में पहुंचा दिए गए। उस महेश चंद्र पुगलिया जी की एंट्री होती है, उनकी कंपनी में पहले ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद महेश चंद्र पुगलिया जी अपने 99% शेयर जो हैं वो दीपक कोचर जी की कंपनी में भेज देते हैं। इसी प्रकार 64 करोड़ का जो ट्रांसफर हुआ दीपक कोचर जी को मिल जाता है एनआरएल में, न्यू पावर रिन्यूएबल लिमिटेड में। इसके बाद 5 और लोन होते हैं। 1575 करोड़ का होता है, एक 750 करोड़ का होता है, जिसमें चंद्रा कोचर जी खुद लोन सैंक्शन कमेटी में होती हैं। और 30 जून 2017 को जो है ये लोन एनपीए घोषित कर दिए जाते हैं, और एनपीए उस कमेटी में खुद चंद्रा कोचर जी की रिकमेंडेशन होती है कि इनको एनपीए घोषित कर दिया जाए। इसी कारण, इन्हीं इरेगुलरिटीज के कारण वीआईएल वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड और वीडियोकॉन की कई सब्सिडरी कंपनी को
ये लोन पास किए गए। टोटल 3250 करोड़ का ये घोटाला सामने आया। ये हैं मिस्टर अरविंद गुप्ता जी, विसिल ब्लोअर। वैसे विसिल ब्लोअर की जानकारी जो है छुपा के रखी जाती है, लेकिन ये सोशल मीडिया में इतने फेमस हो गए, ये न्यूज़ मीडिया में इतने फेमस हो गए कि इनको मतलब खूब फोटो भी छपी हैं वो, और न्यूज़ में भी बने रहे हैं। इसीलिए मैं भी अपनी वीडियो में इनको कवर कर रहा हूँ। इसी तरीके के विसिल ब्लोअर की ज़रूरत होती है हमें अपने देश के फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रांग बनाने के लिए, बड़े बड़े फ्रॉड रोकने के लिए। इसलिए आप लोगों को भी हिम्मत करनी चाहिए। कहीं भी आपको ऐसा फ्रॉड नज़र आता है, कहीं भी इस तरीके का आपको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको भी ये केस जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि पैसा ये टैक्स पेयर का ही होता है। तो देखा दोस्तों, किस तरह अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ लोग सरकार की आंख में धूल झोंकते हैं। इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड, इस तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के द्वारा करोड़ों के रुपए के हेरफेर करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अपने पद पर बने रहकर अपने रिश्तेदारों को और अपने नियर एंड डियर को फ़ायदा पहुंचाने के कारण ही आज चंद्रा कोचर सलाखों के पीछे हैं, सीबीआई कस्टडी में हैं। तो नियम को ठेंगा दिखाने वाले को जरूर कानून के शिकंजे में कसना पड़ता है। इसके लिए हमको आपको आवाज़ उठानी होगी, और इस तरीके के बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड मैं इस फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट बना के आपके सामने लाता रहूँगा, जिससे कि आपको भी नॉलेज हो कि किस तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का पहुँचता है, नुकसान होता है, और उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गैदर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और आप मनोरंजन की वीडियो पर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और दुनिया में किस तरीके के फाइनेंशियल सिस्टम चल रहे हैं, इस सब की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और आगे भी जिससे कि इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें।